सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे आप जानते हो सीयूटी एग्जामिनेशन आप लोग के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। इसके लिए आप लोग को एक तगड़ी रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को कवर अप करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, या मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की पूरी यूनिट जो सीयूटी एग्जामिनेशन के पॉइंट से रहने वाली है। सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलेज है उनको समझना, क्योंकि डेरिवेशंस तो आने नहीं वाले। तो आप लोग को अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना जरूरी है। तो सभी चीजों को हम लोग इसमें अच्छे से कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को। तो गाइस सीयूटी के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। 12th खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब जो सीयूटी हाथ में उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करने की कोशिश करें। और एक चीज याद रखें कि सीयूटी में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। बिना प्रैक्टिस करे आपसे काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग को लगेगी बेस्ट बुक जिसके थ्रू आप लोग सीयूटी एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं आप लोग को रेफर करना चाहता हूं दिशा पब्लिकेशन की सीयूटी फिजिक्स डोमेन के लिए सीयूटी के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप लोग को सारे के सारे चैप्टर्स कवर अप है, जिसमें आप लोग को थ्योरी भी गिवन है। इसके अलावा सभी चैप्टर के डिफरेंट टाइप के वेरियस एमसीक्यूज अवेलेबल है, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के सीयूटी एग्जामिनेशन के एमसीक्यू। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाएंगे। बुक को परचेज कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। इसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आप लोग को टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स भी गिवन है जो आपके एग्जामिनेशन में चीजों को याद रखने के लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी गिवन है, जिससे कि आप लोग घर बैठे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीयूटी के मॉक टेस्ट गिवन है, लेटेस्ट वाला सैंपल पेपर गिवन है, और सीयूटी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर गिवन है। मतलब सब कुछ है इस बुक के अंदर। आज ही जाए इसको परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, इसके थ्रू आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग घर बैठे प्रिपरेशन कर पाओगे सीयूटी की इस बुक के साथ, और अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा पाओगे। फिजिक्स की बुक्स के अलावा इनके पास दूसरे डोमेन सब्जेक्ट के लिए और साथ ही साथ जनरल टेस्ट इंग्लिश की बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कॉम्बो में बुक्स परचेज कर सकते हो जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी गिवन है। अभी जाएं, ऑर्डर करें और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी अपडेट दे देना चाहता हूं। मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पे आप लोग के लिए सीयूटी का कोर्स भी लेकर आ गया हूं। फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट के लिए 30 डेज का क्रैश कोर्स है, जिसमें आप लोग को मैं तगड़ी प्रिपरेशन 15 डेज में कराऊंगा और 15 डेज आप लोग की ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 30 दिन का एक तगड़ा क्रैश कोर्स आप लोग के लिए रहने वाला है। लाइव क्लास के फॉर्म में होगा, सभी की रिकॉर्डिंग्स हमेशा अवेलेबल रहेगी। वो कोर्स आपके एग्जाम तक के एक्सेस रहने वाला है आप लोग को उसका। तो अभी जाए ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, स्पेशल कोड भी दे दिया हूं, उसको यूज करके आप लोग स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो और अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग का रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। आखिर चार्जेस क्या होते थे याद है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की, जिसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती थी। चार्जेस या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं, और जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट थी वो कूलम्स होती थी। और चार्जेस या तो अकेले भी रह सकते हैं या फिर दुकीले भी रह सकते हैं, मतलब साथ में भी रह सकते हैं। चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो 3 बेसिक आप लोग को प्रॉपर्टीज देखने को मिलती थी। चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलते थे। दैट मींस Q which is equal to NE। यहाँ पे याद रखना है n इंटीजर्स आप लोग को होता था और E की वैल्यू होती थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरी प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। मान लो एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया एक सिस्टम में, तो थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनिशियल में चार्जेस थे वो फाइनल के बराबर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या? मान लो इस बॉडी के अंदर 2 चार्ज थे, इस बॉडी के अंदर 0 चार्जेस। जैसे आप लोगों ने इसको आइसोलेट करे तो थोड़ी देर बाद हुआ क्या? दोनों बॉडी के अंदर आप लोग को सेम अमाउंट के चार्जेस देखने को मिले। तो जो इनिशियल में 2 चार्जेस थे वही फाइनल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 ही चार्जेस देखने को मिले। इसका क्या मतलब हुआ? चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन अनचेंज विद द टाइम। अगली प्रॉपर्टी होती है एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या होता था कि कोई सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो उनका जब भी आप लोग को नेट वैल्यू निकालनी पड़ती थी तो एडिक्टिविटी के फॉर्म में आप लोग उसको निकाल सकते थे। दैट मींस Q net which is equal to जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे उनको अगर आप लोग समेट कर दोगे तो आप लोग की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस की। इसके बाद टॉपिक निकल के आता है कि अगर 2 चार्जेस एक दूसरे के करीब आप लोग को देखने को मिलते हैं तो आप लोग जानते हो या तो वो अट्रैक्ट करेंगे अगर वो अनलाइक चार्जेस है, या तो वो रिपेल करेंगे अगर वो लाइक चार्जेस है। तो जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इसको समझाया गया था कूलॉम्स लॉ के थ्रू। कूलॉम्स भैया क्या कहता था? जो फोर्सेस है दोनों चार्जेस के बीच में वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बोथ दी चार्जेस के बीच में।
मतलब क्या, बड़े बड़े चार्ज तो बड़ा बड़ा फोर्स, छोटे छोटे चार्ज तो छोटा छोटा फोर्स। साथ ही साथ जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों की डिस्टेंस के बीच में, और साथ में जो फोर्स है वो एक्चुअल में डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि जितने ज्यादा चार्जेस दूर रहेंगे उतना कम फोर्स लगेगा, जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इन सब के अलावा याद है कुलॉम्स का फॉर्मूला बनता था K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे K होता था आप लोग का कुलॉम्बियन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू 9 × 10⁹9। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को कुलॉम्स लॉ समझ में आ गया। अब मान लो किसी सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है और सभी चार्जेस इंडिविजुअली फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। उस टाइम पे जब भी आप लोग को नेट वैल्यू निकालनी पड़ती थी फोर्स की, तो आप लोग क्या करते थे, सुपरपोजिशन करते थे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम कर दो, कोई भी क्वांटिटी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो वहां पे अलजेब्रिक सम कर दो वैल्यू निकालने के लिए। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए है, तो फोर्स का यहाँ पे नेट अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट सिस्टम के अंदर उनका वेक्टर सम कर दो, आप लोग की नेट वैल्यू या नेट फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी, और इस फोर्स के फॉर्मूले से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद टॉपिक निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, हर चार्जेस अपने अराउंड फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है गाइस, वो अपने से बाहर की तरफ आप लोग को आउटवर्ड फील्ड बनाते हुए देखने को मिलता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपने से अंदर की तरफ आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हुए देखने को मिलता है। मैं कह सकता हूँ हर चार्ज, चाहे वो बड़ा चार्ज हो छोटा चार्ज हो, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी फॉर्म होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतना फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जितना करीब होगा उतना ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, मतलब बड़ा चार्ज तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा और छोटा चार्ज तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज ये डायरेक्शन को डिनोट करते हुए चलती है मैग्नीट्यूड के साथ। इसके बाद कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाती है। अगर नेगेटिव बीच में ना है तो ये इंफिनिटी तक चल जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के करीब में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू दूर के। इन सब के अलावा भी और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टी जो आपका क्लास वर्क अभी रहने वाला है। इसके बाद अगला टॉपिक निकल के आता है कि चार्ज की डेंसिटी क्या होती है। मान लो कोई भी एक सरफेस ले ली, उसके ऊपर आप लोगों ने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी। ये 3 तरीके से आप लोग कर सकते हो। अगर लीनियर बॉडी है, मतलब वायर लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप लोग लीनियरली उसके ऊपर चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तब आप लोग देखते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और वो क्या होता है Q/L। अगला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई भी एक सरफेस बॉडी ले लो, उसके अंदर इक्वली चार्जेस को हर एक कोने तक के डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब हम लोग समझेंगे कि उस बॉडी के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो है Q/A। और अगला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी भी एक क्यूब लाइक बॉडी है, उसके अंदर ढेर सारे चार्जेस को मान लो अगर आप लोगों ने रख दिए, और अगर मैंने पूछा कि इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की क्या वैल्यू, तो मैं कहूंगा जितने चार्जेस प्रेजेंट है इसके अंदर अपॉन वॉल्यूम उसके। तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मालूम होने चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये कि किसी बॉडी से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होते हुए जा रही है, वो आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस स्पेसिफिक एरिया। याद रखिएगा जो फ्लक्स होता है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला बनता है E.dA या E.ds, और यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि स्केलर क्वांटिटी है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एक और टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, दो इक्वली अपोजिट टाइप के चार्जेस को अगर आप लोग सेपरेट कर दो L डिस्टेंस से, तो एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। उस डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है P which is equal to Q into 2L से। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ जैसे आप लोग को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलती थी, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप लोग को देखने को मिलता है। डायपोल तो समझ में आ गया, बट अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है, तो याद रखना उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब क्या, मान लो ये आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड रही, इसमें आप लोगों ने एक डायपोल को रख दिया इस तरीके से, तो ये जो डायपोल है अपनी ही एक्सिस में रोटेट करने लग जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो 12th में पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करके पता किए होंगे, वो मिलता है P×E, और इसकी वैल्यू होती है P sin थीटा। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और sin थीटा मतलब उनके बीच का स्पेसिफिक एंगल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को एक और निकल के आता है वो ये है कि मान लो ये आप लोग का रहा डायपोल, तो डायपोल के एक्सियल पॉइंट
P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये पता करना है, साथ ही साथ इस P डैश पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है ये पता करना। मैं कह सकता हूँ इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सियल के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये रहा आप लोग का डाइपोल, इसके पॉइंट P पे आप लोग को वैल्यू पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी। तो पहले चार्ज की वजह से यहाँ पे आप लोग को E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखने को मिलेंगी, इसके वजह से E2। तो मैं कह सकता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है ये आप लोग को यहाँ पे पता करना रहता है। तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो आती है 1/4πε0 2p/x3, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मैंने x नहीं r दिया हूँ तो r3 होती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल की, तो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो कितनी आती है। 12th में तुमने पूरा डेरिवेशन सॉल्व करे होंगे, वो वैल्यू आती है 1/4πε0 p/r3 और r वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है। अब चीज समझो, तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, खत्म कहानी। तुमको बेफिजूल के डेरिवेशंस को याद रखना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं। प्लीज घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। तो ये रहा आप लोग का इक्वेटोरियल की वैल्यू। इसके बाद इस चैप्टर में आप लोग को एक और चीज निकल के आती है, जैसे आपने फ्लक्स निकाले थे फ्लक्स के फॉर्मूले से, इसके अलावा आप लोग को डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे, उसके लिए भी फ्लक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एक और लॉ है आप लोग का, उसके थ्रू आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वो है आप लोग का गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ क्या समझाता है, बेसिक फॉर्म में समझो। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्जेस प्रेजेंट है, मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, तो इन चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है आपको ये पता करना है। तो इसके लिए गॉस लॉ की मदद ली जा सकती है। जब भी क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको पता करना है। तो कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो होता है Q/ε0 टाइम्स, इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज लिखी हुई, द टोटल नॉर्मल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इन अ वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब जैसे तुम्हारा गॉस लॉ कंप्लीट हो जाए, इसके बाद तुम लोग को गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस पढ़नी रहती है। तीनों एप्लीकेशंस में गॉस लॉ की मदद से तुम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हो कि कितनी आती है। तो सबसे पहले आप लोग का है कि मान लो एक बहुत लंबा सा वायर है, मान लो इस तरीके से इनफाइनाइटिसमली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। आप लोगों ने क्या करें, एक छोटी सी लेंथ L के लिए वैल्यू निकाले। तो आप लोग को मालूम हुआ इसके लिए गॉसियन सरफेस बन जाता है, वो बनता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और शायद आप लोग को याद आ रहा होगा क्लास 12 के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे 3 जगह से फ्लक्स निकल सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक कर्व सरफेस से। तो तीनों जगह से फ्लक्स निकाल के जो चार्जेस इसमें प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को रख के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती थी वो आती थी आप लोग की E which is equal to λ/2πr/ε0। यहाँ से ये चीज प्रूव होती है कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब जितना ज्यादा वायर से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिरते हुए चलेगी। इसके बाद अगली आप लोग की स्पेसिफिक एप्लीकेशन आती है कि मान लो आप लोगों ने एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट शीट ले लिया, उसका एक छोटा सा पोर्शन एरिया A ले लिया और उस शीट में आप लोग को चार्जेस Q आप लोग को स्प्रेड देखने को मिल रहे हैं। और याद रखिएगा ये यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट शीट है, इसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको पता करने के लिए पहले गॉसियन सरफेस बनाया जाता था, वहां से फिर कहां से फ्लक्स निकल रहे वो पता किया जाता था। कितने चार्जेस इस पे प्रेजेंट है उसके लिए आप लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू के थ्रू क्यू की वैल्यू निकालते थे, दोनों की वैल्यू को गॉस लॉ में पुट करते थे और आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती थी, वो कितनी आती थी σ/2ε0। याद रखना यहाँ पे कि डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और लास्ट इसकी एप्लीकेशन क्या होती है कि एक स्फीयर है, स्फीयर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोग को मालूम होगा कि एक कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्जेस है वो हमेशा सरफेस पे ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे चार्जेस सभी के सभी सरफेस पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे निकाल सकते हो या फिर आउटसाइड पे निकाल सकते हो। तो जब आप लोगों ने क्लास 12 पे डेरिवेशन सॉल्व करे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आती है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर के ऊपर, इनसाइड में आती है 0 और आउटसाइड में आती है 1/4πε0 Q/r²। इससे ये भी पता चलता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर दूर से देखने में आप लोग को एक पॉइंट चार्ज की तरह देखने को मिलता है। इनकी ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। इसके लिए बनेगा ही नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और इसके लिए जो वैल्यू बनेगी, स्फीयर के अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं पहले अंदर, और जैसे ही बाहर आया तो मैक्सिमम हो गई, फिर धीरे धीरे करके गिरने लग गई क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस के। तो यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है गाइस वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसमें आप लोगों ने क्या करे, एक चार्ज को उठा के एक रिस्पेक्टिव पॉइंट ए से उठा के बी पॉइंट पे लेकर आ गए।
मतलब क्या कि जहां पे पहले वो बैठा था वहां का पोटेंशियल और जब आप उठा के जहां लेकर आ गए वहां के पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से। वो क्या होती है, डेल वी विच इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल वर्क डन आपने उस चार्ज पे लगाया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठाने के लिए अपॉन वो चार्ज की वैल्यू। तो इसके थ्रू आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। हमेशा याद रखना पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंस के फॉर्म में निकलती है, बट अगर सिंगल पॉइंट के लिए निकालना है तो तुम्हें करना क्या होगा, चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट पे लेकर आना पड़ेगा, तब वो वैल्यू निकाल सकते हो। और जब इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के ला रहे हो तो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो गया। तो जब डेल वी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू करोगे और यहाँ पे V2 माइनस V1 में आप लोग को V1 की वैल्यू तो इनफाइनाइट पे, ऑब्वियस सी बात है रिस्पेक्टिव पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी जहां पे आप लोग निकालना चाह रहे हो। वो क्या आएगी, V विच इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी यूनिट याद रख लेना, जूल पर कूलॉम होती है। तो नेक्स्ट जो आप लोग का टॉपिक है वो ये है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो वो होती है आप लोग की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो जो पोटेंशियल है एक्चुअल में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और याद रखना जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोग को जाते हुए देखने को मिलती है उस तरफ पोटेंशियल की ड्रॉप होते हुए आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से मान लो किसी सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्जेस हैं, ढेर सारे पोटेंशियल लगा रहे हैं अपने इंडिविजुअल। तो जब भी आप लोग को सिस्टम के लिए वैल्यू निकालना है तो करना क्या होगा, सुपरपोजिशन लगा देना। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं स्केलर क्वांटिटी है तो आप लोग को स्केलर सम कर देना है सभी के सभी का, यहाँ से इनकी वैल्यूज निकाल सकती है। इसके अलावा याद है इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डायपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो पता करे थे। तो ऐसे इस चैप्टर के अंदर में भी आप लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कितना पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसको पता करते हैं। एक्सियल में वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r की पावर 2 और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर की। इक्वेटोरियल की बात करी जाए तो इक्वेटोरियल में जो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आती है और एट एनी पॉइंट के लिए निकालना है तो वो वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। इस cos थीटा पे वैल्यू रख के तुम लोग आंसर निकाल सकते हो किसी भी रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल। इसके अलावा एक और टॉपिक आप लोग का आता है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसे टाइप का सरफेस होता है गाइस जिसमें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम या कांस्टेंट देखने को मिलती है। मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मैंने कहा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा सेम होगी। तो याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जामिनेशन में आप लोग को कई बार आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का वर्क डन आप लोग को नहीं लगते हुए देखने को मिलेगा, मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठा के लेकर जाना है तो कोई भी वर्क डन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनता है। मान लो इस तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, दो पॉइंट चार्ज के लिए कुछ इस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को मिलने वाला, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आप लोग को टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। शायद आप लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का टॉपिक तो याद होगा ना कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में अगर आप लोग किसी भी चीज को रख दोगे उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजारोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से होकर गुजर जाएगी और अंदर में जो आप लोग को मटेरियल या जो भी चीज आपने रखे हो वो सुरक्षित रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमेना यहाँ पे हो गया। चार्जेस सरफेस से होकर गुजर गए, अंदर किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करे। तो काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड से जब भी बचाना रहे तो उस टाइम पे आप लोग उसको कंडक्टर के अंदर रख देते हो जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहता है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कई बार आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी याद करो क्या होती थी, जब भी आप लोग वर्क डन लगाओगे उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली एक स्टोर्ड एनर्जी जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए निकालना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, पहली चीज तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हो तो आप लोग को दो या दो से ज्यादा चार्जेस के लिए ही निकाल सकते हो। आप लोग को याद आ रहा है कोई एक आप लोगों ने सिस्टम ले लिया जहां पे आप लोगों ने दो चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आया। जब भी पहले चार्ज को उठा के लेकर आया तो वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसको किसी भी टाइप का वर्क डन देखने को नहीं मिला। जब दूसरे चार्ज को उठा के इससे r डिस्टेंस दूर पर लेकर आए, पहले वाले चार्ज ने दूसरे पे फोर्स लगाया, कितना लगाया, कोलंबियन फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स आप लोगों ने एक्सटर्नली उस पे लगा दिए जिससे कि सेकंड वाला चार्ज r डिस्टेंस दूर पे बैठा रह सके। मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे वर्क डन लगा दूसरे वाले चार्ज को उठाने में? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल लगा। जब भी वर्क डन लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को देखने को मिलती है। तो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आप लोग को याद रखना है डेल यू विच इज इक्वल टू होती है माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, या मैं कह सकता हूं पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। और मान लो कोई दो चार्जेस एक सिस्टम के अंदर, उसके लिए निकालना तो वो क्या होता है u विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r होती है वैल्यू। और ढेर सारे चार्जेस किसी सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसके लिए आप लोग की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ऑब्वियस सी बात है एनर्जी है तो आप लोग को जूल में ही इसकी वैल्यू देखने को मिलने वाली है, यूनिट। इसके अलावा एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग को आता है। अब अगला एक और टॉपिक इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलता है कि मान लो आप लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड ली है उसमें आप लोगों ने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। आप जानते हो कि ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो रोटेट करने लग जाएगा इस तरीके से। आप लोगों ने जानबूझ के एक्सटर्नली वर्क डन लगा के इसको किसी दूसरे एंगल, मान लो पहले वो एंगल θ1 पे था, आप लोगों ने इसको जानबूझ के उसको उठा के θ2 पे लेकर आ गए, तो उस टाइम पे वर्क डन लगा। वर्क डन लगा मतलब एनर्जी स्टोर्ड होते हो आप लोग को देखने को मिली होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो आखिर उस डाइपोल की वजह से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई जब आपने उसको एंगल θ1 से θ2 पे उठा के लेकर गए, तो उस टाइम पे जो एनर्जी लगी वो लगी P cos θ2 माइनस θ1। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब याद रखना डाइपोल जो है वो पैरेलली प्लेस्ड हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैक्सिमम कब होगा, जब वो एंटी पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अगला जो आपका टॉपिक होता है वो है कैपेसिटर वाला। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, तो एक ऐसा टाइप का डिवाइस जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है या चार्जेस को स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। अब कैपेसिटर है तो बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, छोटा कैपेसिटर होगा तो कम चार्जेस को स्टोर करेगा। अब मैं कह सकता हूं चार्जेस को स्टोर करने की कैपेसिटी को ही डिफाइन किया जा सकता है कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस एक वर्ड है जो कि कैपेसिटर की एबिलिटी को समझाता है कि कितने चार्जेस वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है कितने नहीं। तो कैपेसिटेंस की जो अल्टीमेट वैल्यू निकल के आती है वो आती है Q अपॉन V। तो Q क्या होता है, चार्जेस स्टोर जो हो रहे हैं इसके अंदर, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसकी यूनिट याद रखना फेरेड होती है। अब कैपेसिटर पढ़ लिए तो दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, एक स्फेरिकल जो सिलेबस में है ही नहीं, दूसरा होता है पैरेलल जो आप लोग के सिलेबस में है। मतलब क्या, दो पैरेलल प्लेट ले लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दोनों को सेपरेट कर दिए d डिस्टेंस से, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे बन जाता है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी या एबिलिटी होगी। तो कितनी कैपेसिटी होती है, वो होती है C विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये जो कैपेसिटेंस है ये तब की है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आप लोग को कोई भी दूसरा मीडियम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब क्या, बीच में आप लोग को एयर है, ये वैक्यूम है, उस टाइम की कैपेसिटेंस है। मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जब भी कैपेसिटर की मैं कह सकता हूं कि लाइफ लॉन्ग उसको बनाना, जल्दी वो ब्रेक डाउन ना हो सके, तो उस टाइम पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोलराइजेशन जो होता है उसके वजह से जो ब्रेक डाउन होता है बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस चीज को याद रखना। पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साई इंटू ई होता है। साई मतलब ससेप्टिबिलिटी, और डाइलेक्ट्रिक की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी ऐसा यूनिट होती है फैराड अपॉन मीटर। तो मैंने क्या कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करते हो तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, तो वो हो जाती है आप लोग की C विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू के यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में आता है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो पाती है, तो ये आप लोग को याद होगा CBSE में ये डेरिवेशन डिलीटेड था, सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को पूछा गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए कि इस फॉर्म में आप लोग को एनर्जी स्टोर्ड होते हुए देखने को मिलती है। मतलब क्या, अगर CV के फॉर्म में आप लोग को वैल्यू दी हुई तो आप एनर्जी का ये फॉर्मूला लगा दोगे, QV के फॉर्म में दी हुई तो ये एनर्जी का फॉर्मूला लगा दोगे, और Q और C के फॉर्म में दी हुई तो इस फॉर्मूले को आप लोग को लगा देना है। तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों फॉर्मूले को याद करके आप लोग जाएंगे। अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को दो तरीके से हम लोग यहाँ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो हम लोग इसको सीरीज फॉर्म में कंबाइन कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग पैरेलल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना चार्जेस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना चार्जेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ब्रांचेस की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट ब्रांच हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो जो कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो अपॉन टाइप की आती है, ऐसा करके याद रख लो। C1 अपॉन C2 प्लस C3 से लेकर जितने कैपेसिटेंस लगे उनकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। और पैरेलल में आप लोग को डायरेक्ट फॉर्म में आप लोग को एड ऑन कर देना है C1 प्लस C2 से लेकर Cn तक के। इसका डेरिवेशन होता है जो तुम्हारे काम का नहीं है, तुम CUT के लिए पढ़ रहे हो, तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और फॉर्मूला, खत्म कहानी। अब अगला टॉपिक है आप लोग का वान डे ग्राफ जनरेटर, जो नया टॉपिक। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे डिपेंड करता है। जब भी आप लोग को हाई वोल्टेज जनरेट करना है तो इसकी मदद आप लोग ले सकते हो। आप लोगों ने अगर मिस्टर बीन का एपिसोड भी देखे होंगे तो उसमें भी आप लोग को वान डे ग्राफ जनरेटर देखने को मिला होगा। एक स्फीयर रहता है जिसमें हाई वोल्टेज डेवलप हो जाता है, और उसके ऊपर अगर आप लोग हाथ रखते हो तो आपकी बॉडी से होते हुए चार्जेस आपके बालों तक चल जाता है। बालों में आप लोग के डिफरेंट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आपके बाल उड़ने लग जाते हैं। आपने देखे भी होंगे फिनोमिना। तो यही चीज आप लोग की वान डे ग्राफ जनरेटर थी। तो ये रहा आप लोग को वान डे ग्राफ जनरेटर, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप लोगों ने सोर्स कनेक्ट कर दिए, चार्जेस यहाँ से इस ब्रश के थ्रू आते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग देखते हो कि रोटेटर रखे हुए और इस पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जितने भी चार्जेस गाइस ब्रश में चल जाते हैं, उस ब्रश से होते हुए कन्वेयर बेल्ट से होते हुए चार्जेस इस तरीके से ऊपर ट्रेवल करने लग जाते हैं। जितने नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए वापस ग्राउंड
बाउंड हो जाते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंचते हैं तो फिर दूसरे वाले ब्रश से यहाँ से टच होते हैं और वो जितने भी चार्जेस है वो सरफेस पे स्प्रेड होने लग जाते हैं। अब आप लोग खुद समझो, जितना ज्यादा चार्जेस यहाँ से आप लोग प्रोवाइड करते जाओगे वो कन्वेयर बेल्ट से होते हुए, इस वाले ब्रश से होते हुए यहाँ पे पहुंचने लग जाएंगे और एक हाई वोल्टेज डेवलप कर देंगे स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी कि भैया यहाँ पे तो चार्जेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली चार्जेस यहाँ पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ के चार्जेस की वजह से यहाँ के चार्जेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आप यहाँ से सोर्स से चार्जेस प्रोवाइड करते रहोगे तो यहाँ पे जितने चार्जेस आ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ फ्लो होते रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ में आप लोगों को पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। कह सकता हूँ यहाँ पे भी आप लोगों को एक पोटेंशियल लाइट से एक आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे है कैपिटल आर रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल का, जो होता है आप लोग का ये फॉर्मूला, जहां पे ये कैपिटल आर हो गया और मान लो ये स्मॉल आर हो गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बनेगी डेल वी की वैल्यू वो बनेगी कितनी, वी आर माइनस वी स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r मतलब बाहर वाले के लिए माइनस 1/r मतलब वो कन्वेयर बेल्ट वाले एरिया के लिए। तो यहाँ तक क्लियर रहेगा। देखो इससे ज्यादा तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना पढ़कर भी कोई मतलब नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रख लो, खत्म कहानी। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसके बाद आप लोग को घर बैठे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जैसे मैंने आप लोग को दिशा पब्लिकेशन की इस CUET फिजिक्स के लिए बुक के बारे में बताया हूँ, जिसमें आप लोग को थ्योरी भी गिवन है, साथ ही साथ सारे टाइप के तगड़े क्वेश्चंस गिवन है जो CUET एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप चाहो तो डिटेल कोर्स मेरे साथ पढ़ सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म पे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 10 अप्रैल से उस कोर्स को स्टार्ट कर रहे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बेहतर रहेगा। तो अभी जाए ज्वाइन करें और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन को स्मार्ट वे में शुरू करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।